फिल्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया? शोक भरा एक कोइंसिडेंस है कि फिल्म का प्रीमियर 19 अप्रैल कुशीनगर में होता है, एक बड़ा ऐतिहासिक रेड कारपेट में, और उसके ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट हमारी धरती पर आकर के और 26 बेगुनाह पर्यटकों को बड़ा ब्रूटली मारते हैं, जो कि कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं। कश्मीर की जो शांति है ये बड़ी फ्रेजाइल है और उसका एक ही जिम्मेदार है पाकिस्तान। उसके में एक डायलॉग भी है फिल्म में कि कश्मीर में श्योर अनश्योर कुछ नहीं होता, अपॉर्चुनिटी होती, मौका होता है। और एक बड़ा फेमस डायलॉग है उसका कि गर्मी है तो क्या जैकेट पहन लो, यहाँ का मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं। भारत के उसामा बिन लादेन कहे जाने वाले गाजी बाबा को उस एनकाउंटर में आपने खत्म कर दिया। आप सोचिए, एक IC-814 हाईजैकिंग के बाद हमारी क्या स्थिति थी। कल को ये पार्लियामेंट में अगर घुस गए होते, What would have been a pathetic condition of the entire country? रात में 3:30 बजे ये एनकाउंटर होता है, आप गाजी बाबा के हाइडआउट में पहुंचते हैं। कितने लोग थे उस वक्त आपके साथ? 2 टीयर गार्डन था और सर्च पार्टी में हम लोग 9 लोग अंदर घुसे। 9 लोग थे आप लोग। हमारी प्रिपरेशन ऐसी रही कि हमारा एक शहीद हुआ, जिसके लिए तो बहुत ही दुख है, लेकिन गाजी बाबा का जिस मैग्नीट्यूड पे एनकाउंटर हुआ था, एक शहादत हमारे बड़ी विन सिचुएशन मानी गई थी कि आप यू स्टिल पेड वेरी लेस प्राइस। रीजन बीइंग कि वो तो फुली प्रिपेयर्ड था और उसकी आर्म अम्युनिशन के मामले में कोई कम प्रिपरेशन नहीं थी। गाजी बाबा 48 से लेकर 72 घंटे तक फाइट कर सकता था। कितना डिस्टेंस था? जो मेरे लॉन्चिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस करीब 1.25 किलोमीटर ही था। अच्छा। इतना ही था, वेरी क्लोज टू। इसका मतलब वो बहुत क्लोजली ऑपरेट कर रहा था, उसका हाइडआउट प्रॉपर डाउनटाउन के अंदर था वो सिटी में। 2003-2002 की जितनी किलिंग्स हैं उसने हार्ट ऑफ सिटी से ही किया, तभी इतना क्लोज सुपरविजन वो कर सकता था। लास्ट मोमेंट में सिटी में अपने बेस को शिफ्ट किया और पीएम के विजिट में तो वो बिल्कुल ही सिटी में आ गया था, because he wanted to do something very historic। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। ग्राउंड जीरो एक फिल्म आई है, हाल ही में रिलीज हुई है, जिसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और एक बार फिर हर एक देशवासी में पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति की भावना ओतप्रोत हो रही है। और हो भी क्यों ना, जो रियल लाइफ हीरो हैं, जिनके कैरेक्टर पर ये फिल्म आधारित है, श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे जी, वो कोई कैरेक्टर है भी नहीं। एक BSF के DIG रैंक के एक अफसर अपने ऊपर गोलियों की बौछार लेते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल एनकाउंटर करते वक्त। 7 गोलियां उनकी बॉडी में और 1 गोली अभी भी उनकी बॉडी में, बाकी तो निकाल दी गई लेकिन 1 गोली अभी भी। लेकिन उसके बाद उनके शरीर का जो हाल हुआ तो हुआ, लेकिन उनसे बात करते वक्त कहीं लगा नहीं कि उनकी स्पिरिट को ये गोलियां या ये एनकाउंटर या ये पूरा इंसिडेंट छू भी पाया। वाकई में ये हमारी खुशकिस्मती है कि अपने घरों में हम आराम से रह रहे हैं, अपने दफ्तर आराम से जाते हैं, नौकरी आराम से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टेररिज्म को ख़त्म करने का, हमें सुरक्षित करने का जो दायित्व है, जो ब्यौरा है, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी डिफेंस फोर्सेस, BSF, इन लोगों ने उठा रखा है। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि देशवासी होने के नाते भारत के हम सलाम करें ऐसे रियल लाइफ हीरोज़ को। और ये हमारी वाकई में वी आर वेरी फॉर्चुनेट सर कि आपने अपना समय दिया हमें। और आसान नहीं है बार बार एक ही इंसिडेंट को रिविजिट करना, लेकिन सबसे पहली बात बधाई हो, आपकी फिल्म एक तो ऐसे वक्त पे आई जिसमें देशभक्ति का जो जुनून है वो हर एक भारतवासी में है, और आपकी फिल्म उसमें कहीं पीछे नहीं रही, एक बार फिर से इग्नाइट करने में उस भावना को और भी डिफरेंट लेवल पे। आपको बहुत बहुत बधाई हो फिल्म की सक्सेस के लिए। थैंक यू। बहुत सारे सवाल हैं, समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि
कहते हैं ना कि एक बच्चा बन जाता है आदमी, इंसान भी, चाहे जर्नलिस्ट हो, क्योंकि कैसे हुआ होगा उस वक्त, कैसा सिनारियो होगा। फिल्मों में तो अलग दिखाते हैं कि ऐसी गोली हुई, इस तरीके से बंदूक चलाई, इस वजह, लेकिन रियल लाइफ में वैसा नहीं होता। वो शायद और भी डिफरेंट लेवल पे कठिन या चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, फिल्म से शुरू करती हूँ। ये फिल्म बनाने का आइडिया, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना ये जो आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग होते हैं, डिफेंस फोर्सेस के, वो एक क्लोज डोर में अपनी जिंदगी, अपने थम्पिंग, नॉट थम्पिंग द चेस्ट, अपने आप को क्रेडिट ना देने का, ये उनका एक इनबिल्ट डीएनए में होता है। लेकिन अगर फिल्म बनाने का, आई एम श्योर, क्योंकि इससे इतने युवा कनेक्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये फिल्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया? धन्यवाद। मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि हमने चर्चा शुरू की फिल्म से, तो ये बड़ा एक कह लीजिए कि शोक भरा एक कोइंसिडेंस है कि फिल्म का प्रीमियर 19 अप्रैल कुशीनगर में होता है, एक बड़ा ऐतिहासिक रेड कारपेट में, और उसके ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट हमारी धरती पर आकर के और 26 बेगुनाह पर्यटकों को बड़ा ब्रुटली मारते हैं, जो कि कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं जी। तो एक तरह से देखा जाए तो ट्रेजिक कोइंसिडेंस है इस फिल्म का, क्योंकि फिल्म की रिलीज होने और पब्लिक डोमेन में आने का कोई इससे कोई कनेक्ट नहीं था। लेकिन दूसरा पहलू इससे एक और उजागर होता है कि जिस कश्मीर में अमन शांति के लिए इतना काम किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और इतने बड़े बड़े टेररिस्ट मारे, उनकी पूरी लीडरशिप को खत्म किया, और कश्मीर को वापस 15-20 साल के टेररिज्म से निकाल के ऐसी स्थिति में ले आए कि वहां पर फिल्म की बड़े इस्तकबाल हुआ, कंप्लीट बॉलीवुड का। शूटिंग में लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया और इंसिडेंट फ्री हुआ, जिससे कि वो एक्चुअल ग्राउंड जीरो फिल्म के बैकग्राउंड और उसके रियल इकोसिस्टम के अंदर वो शूटिंग कर पाए। और उसी बैकग्राउंड में इतने सालों बाद उसका प्रीमियर हुआ। लेकिन रिवर्सल देखिए, वो फिल्म यही तो कहती है कि कश्मीर की जो शांति है ये बड़ी फ्रेजाइल है, और उसका एक ही जिम्मेदार है पाकिस्तान। उसके में एक डायलॉग भी है फिल्म में कि कश्मीर में श्योर अनश्योर कुछ नहीं होता, अपॉर्चुनिटी होती, मौका होता है। और एक बड़ा फेमस डायलॉग है उसका कि गर्मी है तो क्या जैकेट पहन लो, यहाँ का मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं। तो एक रिवर्सल भी है कि जिस कश्मीर में ये सिचुएशन रही, उसको पाकिस्तान के टेररिस्ट ने वापस रिवर्स करके वहीं लाने की कोशिश की। और रही बात ये फिल्म जहन में कैसे आई, तो ये तो घटना देखिए 2003 की है। वो हमारे लिए एक इनकाउंटर, कोई भी एक नॉर्मल इनकाउंटर जैसा ही था। क्योंकि कश्मीर में मेरा दूसरा टेन्योर था, और मैं पिछले 1994 से 1997 तक साउथ कश्मीर के बड़े ही वोलेटाइल टर्फ पे काम करके आया था। और 3 साल के गैप के बाद मैं 2000 में दोबारा गया। शताब्दी बदली और मेरी भाग्य बदली, दोनों एक साथ ही हुआ। तो उस फेज में जब मैं गया तो बिल्कुल कश्मीर अलग था। और 2003 में परिणति हुई इस इनकाउंटर से, जिसमें कि भारत के संसद पर दिन दहाड़े हमला करने वाले जैश ए मोहम्मद के चीफ ऑपरेशनल कमांडर और मेन कॉन्स्पिरेटर, उसके 2 साथियों को हम लोगों ने इस मुठभेड़ में मार गिराया। तो ये हुआ एक ऑपरेशन, ठीक है, सक्सेस हुआ। भारत के पूरे नेतृत्व ने और हमारे देश के सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, सब लोगों ने इसको बड़ा सराहा। पब्लिक ने बहुत सराहा, गवर्नमेंट ने बहुत सराहा। रात आई, मतलब बात आई, खत्म हुई, आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक ऑपरेशन था। और न ही ऐसे ऑपरेशन को ये सोच के करता है कि कल को इसको एक वृत्त चित्र बनेगा या इस पे एक चलचित्र बनेगा, ऐसा तो कोई सोचता नहीं है। अभी बात इतने साल हो गई, लेकिन 2015-16 में दो बड़े नोविश यंग बच्चे आते हैं बंबई से। वो कहीं वो उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ सर्च किया हुआ होता है, कहीं उनको नाम आता है कि अरे इतना बड़ा संसद पे अटैक हुआ और भारत के ओसामा बिन लादेन को बीएसएफ ने मारा, लेकिन ये स्टोरी अभी उतनी उठ के आई नहीं है। तो वो मुझसे बातचीत करते हैं, कुछ डिटेल्स पूछते हैं, फिर वो चले जाते हैं।
वो जाते हैं, हमारी उनकी बातचीत बस्ताए खामोशी में चली जाती है, ना हमको पता आगे क्या होगा, ना उनको पता आगे, और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। फिर 2018 में मैं जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी से डिपुटेशन टर्न करके बीएसएफ में वापस आया, तो मुझको एक असाइनमेंट मिला जो बीएसएफ का एक अपना थिंक टैंक है, मैं उसका इंचार्ज बनाया गया, जिसमें यूनाइटेड नेशन वुमेन को कोलैबोरेट करके और भारत के सीमा सुरक्षा बल के अंदर जो महिलाओं की भर्ती होती है, तो एक जेंडर इशू पे मुझको एक वर्कशॉप चलाना था। तो इस थीम को लेते हुए मैं बाघा बॉर्डर अमृतसर गया हुआ था, और एक एनजीओ के ग्रुप को भी मैंने उसमें शामिल किया हुआ था। उसमें सत्य प्रकाश करके एक रिसोर्स पर्सन थे, ही वाज ए रिसर्चर, वेरी गुड पर्सन। तो उनसे दोपहर को खाना पीना खाते समय ऐसे उन्हीं ने सवाल पूछ लिया, हाथ आपका टेढ़ा क्यों है सर, राइट हैंड थोड़ा ऑकवर्ड है और कुछ डिसेबिलिटी है क्या। देन आई हैड टू नरेट हिम कि इट्स अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल बुलेट इंजरीज। उन बोला कैसे हुआ, तो मैंने थोड़ा सा इनकाउंटर की उनको समरी बताई, वहां भी बात हुई, खत्म हो गई। तो आफ्टर 3 months दो दोस्त उसके आए, ये अलग थे, ये मुख्तलिफ लोग थे जी। तो उन्होंने फिर इस पे थोड़ा रिसर्च किया, तो बोले सर हम इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने कहा फिल्म बनती कैसे, इसका मुझे तो कोई इल्म है नहीं, और ना ही मैंने कुछ कभी सोचा, 15-16 साल हो गए, कैसे बनती है। वो बोले नहीं, उसको हम कोशिश करते हैं। तो उसमें जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे कोई भी इस तरह की फिल्म बनना या कोई भी पब्लिक डोमेन में कोई ऐसा प्रोडक्शन जाना, उसका एक सिस्टम होता है, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, तो करते कराते वो लोग। अब वो मुंबई गए, तो वो जो 2015-16 में जिन्होंने बातचीत हमसे की थी, और ये ग्रुप ये भी कहीं मिल गया, ये भी इत्तेफाक था कि एक्सेल एंटरटेनमेंट के पास दोनों लोग अपना अपना पक्ष लेके गए थे, और लास्ट में एक्सेल ने जब इसको इवेलुएट किया तो उन्होंने कहा नहीं, दिस इज अ फिट केस फॉर मेकिंग दिस स्टोरी। तो गृह मंत्रालय का आदेश वो 2018 में लेके आए, और जब गृह मंत्रालय का रिटर्न ऑर्डर आ गया, तब फिल्म बननी, फिल्म बनने का काम शुरू हुआ, जिसमें कोविड की वजह से 2 साल लेट हुआ जी। और 2021 से शुरू हुई, 23 में बनी है, और करीब 1.5-2 साल के गैप से ही अब 25 अप्रैल को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज हुई है। तो ये फिल्म बनने की यात्रा को मैंने आपको बताने की कोशिश की जी। सर ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि फिल्म तो चलिए ठीक है, आप हाँ आपने ये बोला कि भारत के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले गाजी बाबा को उस एनकाउंटर में आपने ख़त्म कर दिया, और ना जाने कितनी जिंदगियां, क्योंकि उसके बाद सीरीज ऑफ अटैक्स तय थे उस वक्त, और जो 26/11 हुआ वो उस बीच में और भी ज़्यादा अटैक्स होने तय थे अगर आप एलिमिनेट नहीं करते उस एनकाउंटर, उस रात को, गाजी बाबा को, जिसमें आप का तो जो चैलेंज है अभी तक वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन मैं बात करूंगी सर्विसेज में आना कैसे हुआ, क्यों आपने चूज किया, क्योंकि एक आप बैंक की नौकरी ले सकते थे आराम से अपनी जिंदगी, मतलब इंसान ये सोचता है कि मैंने अपनी बॉडी पे इतने बुलेट्स ले लिए, या फैमिली भी उस प्रोसेस में बहुत सफ़र करती है, बच्चे सफ़र करते हैं, वाइफ सफ़र करती हैं, तो माता पिता सफ़र करते हैं, नहीं पता ना कि मतलब उस घर में कैसा माहौल है, लोग पूरी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है। तो एक अच्छी आरामदायक नौकरी, कहीं टीचर बन करके, कहीं प्रोफेसर बन करके, वो भी तो एक आसान रास्ता था, क्यों आपने चूज किया ये? एक्चुअली मेरे पिताजी टीचर ही थे, आई एम अ सन ऑफ ए टीचर। अच्छा। और मैं जितना एक्सपोजर था पढ़ाई के समय, मैं भी टीचर बनना चाहता था शुरू में, और उसके लिए पीएचडी या एमफिल करना जरूरी था। 20 साल में मैंने मास्टर्स कर लिया था, लेकिन मेरे घर में थोड़ा बिल्टअप था मेरे ग्रैंडफादर का। जो दादाजी थे वो बड़े क्रांतिकारी आदमी थे, मतलब आज भी हमारे परिवार में मैं अपने फादर को उतना नहीं याद कर पाता जितना अपने दादाजी को याद करता था। वो मेरे फादर को 12 दिन का, यानी मेरे फादर की पैदाइश हुई 1940 में जी। उनको 12 दिन का उम्र का छोड़ के वो 13वें दिन वो और उनके कजिन इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करने वो चले गए साउथ ईस्ट एशिया, बैंकॉक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, और उसमें बहुत सारे प्रवासी जितने भारतीय थे उनकी फौज खड़ा की, और वो एक शायद
अंग्रेजों का जो एक बुलंद दरवाजा था हमारे देश की धरती पर, उसकी जो नींव हिली, उसमें आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा रोल है। उसको उन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद देश आज़ाद होने के ठीक पहले, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 1946 में प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, उसके बाद जैसा कि आपको पता है इंडियन नेशनल आर्मी लीडरलेस हो गई, अंग्रेज बुरी तरह से हार रहे थे, तो उन्होंने जितने लोग थे सबको बंदी बनाया, जेल में डाला। गारो, खासी, जयंतिया, अराकान योमा जंगलों से लोग क्रॉस करके अपने मदरलैंड वापस आ रहे थे, जिसको जहाँ पकड़ा जेल में डाल दिया। तो मेरे ग्रैंडफादर भी मांडले जेल म्यांमार में बंद रहे। इस पूरे घटनाक्रम का परिवार को कुछ भी नहीं पता था। घर के लोग उनका श्राद्ध भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई डेथ का प्रमाण नहीं मिल रहा था। तो हमारी रीत में है कि जब तक देयर इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेथ, कोई बॉडी मिले, कुछ मिले, तभी वो कर सकते हैं। तो ग्रेट ग्रैंड मदर ने तो डिक्लेयर कर दिया था प्रोबब्ली ही इज नो मोर। लेकिन 1946 में वो यूनिफॉर्म में एक दिन अचानक वो और उनके भतीजे लोग गांव में आए। और पहले के टाइम में जब तक दरवाजे पर आदमी न पहुंच जाए तब तक पता नहीं लगता था कोई आ रहा है। कोई कम्युनिकेशन का साधन तो था नहीं। अगर गांव से 2-3 किलोमीटर किसी ने देख भी लिया तो वो भी चल के ही आएगा बताने। तो दरवाजे पर आए तो उन्होंने सबसे पहले जय हिंद किया अपने माँ को। जब किया तो इसीलिए उनका नाम जय हिंद रहा 1996 तक, जब तक वो जिंदा रहे। तो मेरे पिताजी खेल रहे थे दरवाजे पर। ही वॉज ऑलरेडी अब 6 years, 6+। तो ग्रेट ग्रैंड मदर ने उनको कहा कि तुम्हारे वाले हैं, यानी जो तुम गए थे 12 दिन का छोड़ के वो ये हैं। तो आप सोचिए स्ट्रगल की उस पूरे पीरियड में मेरी ग्रैंड मदर, मतलब उनके हस्बैंड ही नहीं थे यहाँ। ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उनके हस्बैंड भी नहीं थे, यानी ग्रैंडफादर के भी फादर जिंदा नहीं थे। जब 14 साल के हमारे ग्रैंडफादर थे तब उनकी डेथ हो गई थी। घर के अंदर एक तो विडो और एक अनडिक्लेयर्ड विडो। फादर 12 दिन के, इसलिए मेरे चाचा जी और पिताजी के बीच में 10 साल का अंतर था एज में। वहां से ग्रैंडफादर ने टेक ऑफ शुरू किया और जिंदगी भर 1996 तक वो बड़े रेलेवेंट और बहुत बड़ी सोशल पर्सनैलिटी रहे, जिसका ये अंडरलाइन पॉइंट यही है कि अपने लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन समाज में बड़ा नाम कमाया। और उस 80 गांव के बड़े फेमस फेस थे वो। तो चाइल्डहुड में हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इसकी कोई फॉर्मल किताब नहीं पढ़ते थे। उनका बिस्तर लगाते लगाते, बैठे बैठे, खाना खाते खाते, दरवाजे पर गप मारते मारते, ये सारी चीजें, इवन हिटलर का भाषण सुनाया करते थे। ये सारी चीजें हम लोग जिसको कहते हैं ना मुखो ज्ञान, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, यानी द एंटायर हिस्ट्री इज बीइंग ट्रांसफर टू द सेकंड जनरेशन फ्रॉम माउथ। तो वो जो कनेक्ट करता था, इसीलिए ये सारी चीजें हमें कब पता लगी, कितने कम एज में पता लग गई, इसका हमको आज भी याद नहीं, बट याद है। वो एक परिवार में उसका और उनके छोटे भाई टोटली उल्टे थे। वो मैन ऑफ लेटर्स थे, ही वॉज बेसिकली अ राइटर। तो हमारे घर में ये देखा जाए तो कलम और बंदूक की 2 धारा रही दोनों ब्रदर्स में। जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया तो एक मौका आया कि मैं मुदर्रिस बनूं, आई शुड बिकम अ टीचर। पिताजी से वो इनहेरिट किया था। दूसरा, थोड़ा मैं एकेडमिकली अच्छा था, बट वो अचानक एक रास्ता मुड़ा। उत्तर प्रदेश आर्म्ड विंग की एक वैकेंसी निकली। वी आर नॉट कैश रिच, जमीन खेती तुम्हारी बहुत थी, आज भी है, लेकिन घर में मतलब अगर उसको सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे लग रहा था कि अब कमाई धमाई करनी चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई हो गई। तो उसमें मैंने अप्लाई किया, मेरा हो गया। मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया, पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी फॉर 1 year, कंप्लीट किया 1985 में। और कंप्लीट करने के बाद मैं करीब 2.5 साल इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग थी। और उस पोस्टिंग के दौरान मैंने थोड़ी और तैयारी वारी की। कुछ कोलीग बोले कि भाई यू मस्ट गो फॉर अ फेस सेविंग जॉब, यू शुड राइज फ्रॉम दिस लेवल, दिस नॉट योर लेवल, यू आर नॉट मेड फॉर दिस। और मन में कहीं कसक रहती थी कि शायद मुझे जहाँ पहुँचना चाहिए मैं पहुँचा नहीं हूँ। तो मुझे ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, BSF का जो एग्जामिनेशन था वो मैं एफर्टलेसली पास कर लिया
कोई इसके लिए मुझे मारा धापी नहीं करनी पड़ी। और उधर 2.5 साल की सर्विस और 1 साल की फिजिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी मेरे शरीर का और दिमाग का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब में था। वहां से मैंने 27 सितंबर 87 को रिजाइन किया, एकेडमी ज्वाइन किया और फिर बीएसएफ की यात्रा चल पड़ी। और इस पूरे यात्रा में ये कभी ख्याल नहीं आया कि मैंने ये कौन सी फोर्स ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस समय मुझे याद है कि हमारे पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बीएसएफ की चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहीं टच नहीं करता था। तो जो बॉर्डरिंग स्टेट्स थे उसमें बीएसएफ की चर्चा बहुत होती थी, क्योंकि वहां के लोग उसमें थे। और बॉर्डर से रिलेटेड जो गर्मी है ना, उस गर्मी का कहीं न कहीं ये गर्मी वहां तक उनको तक आती थी। तो यूपी तो पूरा लैंड से घिरा हुआ है चारों तरफ से। जब सीमा सुरक्षा बल में आया तब मुझे पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस देश के जो सबसे क्रिटिकल बॉर्डर है उसकी गार्जियन है। बस ये यात्रा चल पड़ी, हाथ में AK-47 और यूनिफॉर्म, सीमा सुरक्षा बल जिंदाबाद। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त लोगों को समझनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो आप बता रहे हैं एक दिशा दिखा रहे हैं। इनडायरेक्टली मैं कहूँगी कि आप जो यंगर जनरेशन है जो ये इंटरव्यू देख रही है, उसको आप एक दिशा भी दिखा रहे हैं। टीचर के एक बेटे आपने सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन करके और बिना अपनी जान की परवाह करके और देश को उस वक्त एक ऐसे आतंकवादी से मुक्त कराया जो आपको भी, क्योंकि मैंने सुना आपको भी नहीं पता था ये जिसको मैं मार करके आया हूँ ये गाजी बाबा है। बिल्कुल सही बात। ऐसे भी लोग हैं एक रेडिकलाइजेशन के चलते इस वक्त देश में, जो बहुत मायोपिक चश्मे से देख करके सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हैं। ऐसे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि आपकी भी एज क्या होगी उस वक्त, 22, 23, 24, 25 साल, उससे ज्यादा की तो होगी नहीं। exactly. ऐसे में जैसे अब बुरहान वानी भी एक टीचर का बेटा, लेकिन सोशल मीडिया और ग्लैमर और इन सब के चलते रेडिकलाइज होता है और पोस्टर बॉय जिसे कहा जाए, और गलत संगति में पढ़ करके पत्थरबाजी और ऐसे यंगस्टर्स को ऐसे स्पीचेस देना, जो एक पोटेंशियल ऐसा रेटरिक करना कि जो आराम से जो लोग हैं बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो जाते हैं, यंगस्टर्स युवा रेडिकलाइज होते हैं। ऐसे में आप जैसे लोगों की ऐसे बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज होंगे जिनके बारे में देश को पता ही नहीं है। उसके बाद आपकी ये जर्नी शुरू होती है। आपने बताया ये 2001 में पार्लियामेंट का अटैक होता है, जिसमें ये मास्टरमाइंड भारत के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले ये गाजी बाबा, जिनके बारे में एक रडार पे लिस्ट आती है, वो पूरा इंसिडेंट बताइए किस तरह से उस वक्त क्या दौर था। पहले मैं समझूंगी कि उस वक्त ये बीएसएफ काम कैसे करता था, क्योंकि उस वक्त रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं एक चैलेंज, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है उसका भी चैलेंज, मौसम का चैलेंज, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में आप पोस्टेड हैं, वेदर का तो चैलेंज होगा ही होगा। कैसे, क्या उस वक्त का दौर था? देखिए 1965 एक ऐसा साल था जिस साल पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने दूसरा युद्ध लड़ा जी। तो 1965 में पाकिस्तान पहला अग्रेसर था। सारे युद्ध में पाकिस्तान ही पहला अग्रेसर रहता है। यानी उसको भारत पे आक्रमण करने की पहली ललक बहुत ज्यादा रहती है, पाकिस्तान के डीएनए में है। तो 65 में उन्होंने जब ये किया तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो पश्चिमी सीमांत है 3200 किलोमीटर से ज्यादा, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात ये स्टेट्स आते हैं। क्योंकि उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो अभी हम वेस्टर्न बॉर्डर की चर्चा नहीं करते हैं। उस एग्रेशन में भारत, देखिए कि भारत उस समय भी इस अंतरराष्ट्रीय सीमा 3200 किलोमीटर को रिस्पेक्टिव राज्य सरकार की सशस्त्र विंग से प्रोटेक्ट कर रहा था। यानी भारत के अंदर कहीं भी एक एग्रेशन वाली सिचुएशन नहीं थी कि इस बॉर्डर को लेकर हम इतने क्यों चिंतित हों। ठीक है, 1947 की बात आई गई हो गई, आपको टू नेशन थ्योरी पे एक विचार के तौर पर आपको एक देश चाहिए था, आपने ले लिया, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी 1940 मोहम्मद अली जिन्ना कि भाई हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, वी हैव रूल्ड, वी कैनॉट बी रूल्ड, बात खत्म हो गई।
65 के वार ने एक जो सबसे बड़ा एक संदेश दिया भारत सरकार को, वो ये कि अब ये पश्चिमी बॉर्डर पे इतनी चुनौती है पाकिस्तान से कि इसको आप राज्य सरकार की आर्म्ड विंग से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो नेशनल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स खड़ी होनी चाहिए, जो ना पुलिस हो ना आर्मी हो, ऐसी फोर्स हो जो वार सिचुएशन में, युद्ध में बराबर का हिस्सा ले और नो वार सिचुएशन में इस पश्चिमी बॉर्डर को गार्ड करे, उतनी ही मजबूती से गार्ड करे जितनी की हमारी चैलेंज है अपोजिट साइड से। उसमें बीएसएफ की स्थापना हुई। बीएसएफ जब स्थापित होती है 1965 में, स्थापना के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 4 साल बाद ही पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक तांडव शुरू कर दिया, जिसका बेस पॉइंट खाली था रेडिकलाइजेशन, किल माइनॉरिटीज, ट्रीट द बंगाली पॉपुलेशन नॉट एज देयर ओन पॉपुलेशन, क्योंकि पंजाबी पाकिस्तानी उनके लश्के जिगर हैं, पाकिस्तान के दिल के टुकड़े हैं। जो पंजाबी पाकिस्तानी नहीं है, जो पंजाबी मुसलमान नहीं हो पाकिस्तानी नहीं है, तो यही उनको मार रहा है। ये अच्छी बात है कि उनके दिमाग में ये ख्याल चलता रहे और पाकिस्तान टुकड़ों में बंटेगा बस इसी फिलॉसफी से, क्योंकि एक तो बंट चुका है। उसके पीछे भी यही कारण था। पूर्वी पाकिस्तान को उन्होंने मुस्लिम डोमिनेशन के ही थ्योरी पे लिया, लेकिन उस पूर्वी पाकिस्तान को अपने पास वो रख नहीं पाए। ये 24 साल से ज्यादा रख नहीं पाए। उनके पास 23.5 साल ही तो रहा बनने के बावजूद भी। अब जब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान एरिया में जो उनकी सेनाओं ने किया उसके चलते, और इधर वेस्टर्न फ्रंटियर पर फिर उन्होंने अटैक किया, लेकिन 1965 का अटैक और 1971 का अटैक में बहुत बड़ा अंतर था। 1971 में इसी बीएसएफ ने राजा मोहतम पोस्ट पंजाब बॉर्डर पे, जिसमें आरके वाधवा पहला महावीर चक्र बीएसएफ का, बस युद्ध काल का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र ही है, वो बीएसएफ को मिला। उसके बाद बीएसएफ को 9 वीर चक्र मिले। यानी युद्ध काल का जो सबसे बड़े मेडल्स हैं ये बीएसएफ के खाते में गए। सेना के खाते में तो जाना ही था, क्योंकि वो तो हमारी रेगुलर कन्वेंशनल आर्मी थी। तो यही बीएसएफ 65 में पैदा हुई और 71 के वार में अपनी पैदाइश का जो सबूत है कि पैदा होने के बाद हम इस बॉर्डर पर ऐसा कर सकते हैं, इसने 71 में प्रूव किया। बांग्लादेश बन गया। लेकिन बीएसएफ की चुनौती खत्म नहीं हुई। उस समय नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी परवान पे था, तो वहां पर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आपका ये कंप्लीट एरिया, यहाँ के तमाम एथनिक प्रॉब्लम है, इंसर्जेंट्स प्रॉब्लम है, अंडरग्राउंड सबकी अलग अलग मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, उनकी रेस कम्युनिटी की इश्यूज हैं। तो उस प्रॉब्लम को भी बीएसएफ ने बड़ा इफेक्टिवली डील किया। नागाज बटालियन को सरेंडर करा करके रेगुलर सीमा सुरक्षा बल के बटालियन में कन्वर्ट किया। लेकिन ये सब चल ही रहा था। तो पाकिस्तान में तो जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान पैदा होने के 8 बरस तक भी लोकतंत्र कायम नहीं रख पाया। पहले ही राष्ट्रपति को हटा के पहला मिलिट्री रूल आ गया था। 1960 से पहले आ गया था मिलिट्री रूल। तो अपने लोकतंत्र को उन्होंने यूनिफॉर्म तंत्र 9 साल के अंदर ही कर दिया था। एंड इट वाज वेरी क्लियर कि द एंटायर कंट्री इज बीइंग रन बाय द पाकिस्तान आर्मी, जो अभी भी चल रहा है। अभी कल उनके आईएसआई के चीफ ही एनएसए बना दिए गए। इससे बड़ा क्या सबूत है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी उस देश की सिक्योरिटी पर जो सलाह देगा वो आईएसआई का चीफ होगा। मतलब कितना बड़ा उन्होंने गजब ही उन्होंने काम किया कल। तो अब जनरल जब आता है तो वो पूरी फिलॉसफी समझ लेता है। वो कहता है भाई भारत जैसे शक्तिशाली देश से फ्रंटल वार नहीं लड़ सकते आप, क्योंकि हमारा ज्ञान का केंद्र तक्षशिला तो पाकिस्तान में है अभी भी। भारत पाकिस्तान बना तो तक्षशिला जैसा केंद्र तो पाकिस्तान में चला गया। आचार्य विष्णुगुप्त की वो राजधानी थी, एजुकेशनल सेंटर था, अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा है। और उस अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा फंडा है कि जब आपका दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत हो तो उससे आमने सामने मत लड़ो, छोटे छोटे गुरिल्ला लड़ाई करो उससे। तो जियाउल हक ने ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स का नारा दिया और उसको ऑपरेशन टोपाज नाम दिया। टोपाज का नाम का ब्लेड आता था पहले कि भारत को 100 जगह काटो, 100 जगह खून निकालो, सीधे मत लड़ो। तो पंजाब बॉर्डर उनका पहला ट्रायल ग्राउंड था।
जो पहला उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लिया। फेंसिंग थी नहीं तब, बॉर्डर खुले हुए थे और पंजाब का जो मैदानी हिस्सा है उसमें रावी नदी है, तो मैदानी हिस्से का उन्होंने बड़ा बुरी तरह से दुरुपयोग किया और खालिस्तान की डिमांड को उन्होंने आग में हवा का काम किया और ट्रेन किए खालिस्तानी टेररिस्ट को, वेपन की सप्लाई करी, लॉजिस्टिक्स की करी और पंजाब प्रॉब्लम उन्होंने झेला। उस पंजाब प्रॉब्लम में बीएसएफ 12 साल पंजाब के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में रही और जब कश्मीर प्रॉब्लम 1989 में शुरू हुआ तो 4 वर्ष तक तो बीएसएफ पंजाब और कश्मीर दोनों को हैंडल की और ये बॉर्डर रोल के अतिरिक्त रोल था। यानी बॉर्डर पे तो जो बीएसएफ को परफॉर्मेंस अपनी देनी है, सिक्योरिटी वो तो कर ही रही थी, ये आंतरिक सुरक्षा की जो अतिरिक्त चुनौती है इसको भी बीएसएफ ने उन्हीं रिसोर्सेज से किया। तो कश्मीर का काम हमारे पास आया, बीएसएफ को ये मौका मिला। 90 से लेकर 2000 का जो फेज था वो बड़ा चैलेंजिंग था। एक नए किस्म का तूफान कश्मीर के अंदर आया। तो जितने पाकिस्तान के मुजाहिद थे जो कि रशियन फोर्सेस के खिलाफ, गाजी बाबा भी उनमें एक था, अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने लड़ाई की और बाद में नजीबुल्लाह सरकार गिर गई और फिर तालिबानियों का हुकूमत आ गया। तो ये सारे फॉरेन टेररिस्ट फाइटर को इन्होंने कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और उसका पर्पस सिर्फ यही था कि जो स्थानीय रेडिकलाइज यूथ है उनको आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करिए, उनको टेरर मॉड्यूल में कन्वर्ट करिए, उनको एक दिशा दीजिए, उनको नेतृत्व दीजिए और भारत के अंदर आप, कश्मीर के अंदर आप गोला बारूद असलहे के साथ किलिंग्स करिए। इस चुनौती को डील करने के लिए हमारी सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को चुना और 1989 से 2005 तक सीमा सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर के इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ी नोडल फोर्स रही है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। आर्मी का अपना डिप्लॉयमेंट रहा है, राष्ट्रीय राइफल का अपना डिप्लॉयमेंट रहा है, जेएनके पुलिस का अपना खुद का बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है, ये सब था। लेकिन बीएसएफ काउंटर टेररिज्म की एक लीड फोर्स के तौर पर डाली गई। बीएसएफ ने ऑलरेडी 12 साल पंजाब के अंदर बहुत तगड़ा काम किया था। एक ऐसी फोर्स जिसने वार लड़ा, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हैंडल करी, 12 साल पंजाब का टेररिज्म हैंडल किया, अब वो जेएनके को हैंडल कर रही है। तब तक इधर पार्लियामेंट पे 2001 को अटैक होता है, 13 दिसंबर 2001 को, और पार्लियामेंट अटैक तो क्लाइमेक्स था जैश ए मोहम्मद का, जो कि 21 जनवरी 2000 में स्थापित हुआ था मौलाना मसूद अजहर और 2 और आतंकवादियों को IC 814 छोड़े जाने के एवज में। तो अटैक्स तो इन्होंने बहुत सारे किए, समय मिलेगा तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो पार्लियामेंट अटैक था वो इनका अल्टीमेट था। जैसे हिस्ट्री में जैश ए मोहम्मद अगर कभी अपनी आतंकवाद की हिस्ट्री को बनाएगा, उनके अकॉर्डिंग लेगेसी है ना, उनकी लेगेसी उनके लिए, और वो अपने आने वाले टेररिस्ट को उससे इंस्पायर करते हैं। हम उस तंजीम को बिलोंग करते हैं, आर्मी ऑफ अल्लाह, देश में पहला विश्व में ये उससे पहले संसद अटैक नहीं हुई थी, क्योंकि किसी भी देश की पार्लियामेंट मोस्ट सिक्योर्ड होती है। पार्लियामेंट में आज की तारीख में हम आप भी आसानी से नहीं जा सकते। उसको उन्होंने दिन दहाड़े अटैक किया। सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, 242 MP अंदर थे। आप सोचिए, एक IC 814 हाईजैकिंग के बाद हमारी क्या स्थिति थी। कल को ये पार्लियामेंट में अगर घुस गए होते, what would have been a pathetic condition of the entire country. So भारत के पुरखों का और कुछ भारत की जमीन का असर था कि उस अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ और टेररिस्ट बाहर मारे गए, और गाजी बाबा कश्मीर में बैठकर पूरे इस टेरर अटैक का आर्किटेक्चरल प्लान टोटल गाजी बाबा ने बनाया था। ये अल्टीमेट प्लान था, उसका ड्रीम था, उसने कंप्लीट किया। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के सारी बातों को, एविडेंस को लेते हुए ही वाज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, चीफ कॉन्स्पिरेटर ऑफ द पार्लियामेंट अटैक हैपेंड इन दिल्ली, और एक फरमान जारी हुआ कि भाई इसको पकड़ना मारना जहां भी हो। और ये चुनौती सारे फोर्सेस के पास थी। और वक्त आया अगस्त 2003 का, जब भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कश्मीर जाने का निर्णय लिया और कहा हम श्रीनगर आएंगे 27 अगस्त को। उनका श्रीनगर आने का फैसला एक तरफ तो ये लग रहा था कि कश्मीर को नजर में रखते हुए और एक लीडरशिप के निर्णय को रखते हुए बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, लेकिन कहीं न कहीं साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक चिंता का भी विषय था, बहुत बड़ा चैलेंज था वो उस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री का कश्मीर आना और सेफ आना, सेफ चले जाना, क्योंकि इन्होंने
किसी भी विजिट को, किसी भी पॉलिटिकल विजिट को क्लियरली होने नहीं दिया है। यानी उस दिन इनको कांड करना है, किलिंग करनी, फायरिंग करनी, ग्रेनेड ब्लास्ट करना, AK-47 के फायर करना, ID ब्लास्ट करना, जो ये कर सकते थे हमेशा से किए हैं। पूरी हिस्ट्री देख लीजिए। फिदाइन भी उस वक्त, फिदाइन का वो समय पीक पीरियड था, पीक पे था, पीक पीरियड पे था। फिदाइन शुरू हुआ 99 से, और पहला फिदाइन भी BSF DIG हेडक्वार्टर बांडीपुर कैंपस पे हुआ हिस्ट्री में। उससे पहले फिदाइन नहीं हुआ था। BSF DIG चक्रवर्ती साहब और एक डिप्टी कमांडेंट मोहिंदर उसमें शहीद हुए थे। BSF का DIG शहीद हुआ है फिदाइन में, मतलब एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ब्रिगेडियर लेवल का एक अफसर शहीद हुआ है। और उसके बाद उन्होंने रिपीट किया सन 2000 में, इसी जैश ए मोहम्मद ने किया। ये फिदाइन जितने भी हमले थे, ये जैश ए मोहम्मद के द्वारा ही फिदाइन का जो शुरुआती है, प्रणेता है, वो जैश ही है। फिदाइन करना अपने को होल्ड अप सिचुएशन में, अभी इनकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है 2025 में, इसको उल्टे चले गए हैं। अभी तो हिट एंड रन पॉलिसी है, जो उन्होंने पहलगांव किया हिट एंड रन है। डोंट इंगेज, ऑब्जेक्टिव पूरा करो और चोरों की तरह से जंगल में चले जाओ, जान बचा के भागो और जंगल में लंबे दिन तक रहो, फिर रैकी करो, फिर अगला टारगेट खोजो। अभी इनकी स्ट्रेटजी तब से चेंज हो गई है। चेंज होने का रीजन भी है कि इनको वॉलंटियर सुसाइडर्स अभी श्रीनगर के अंदर मिल नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि टूरिज्म आपका बूम पे है। लाखों कश्मीरी यूथ इस समय एम्प्लॉयड है, तवेरा चला रही है, सुमो चला रही है, होटल मैनेज कर रहे हैं, हार्टिकल्चर मैनेज कर रहे हैं, शिकारा चला रहे हैं, बोट चला रहे हैं, गंडोला चला रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं। पहले तो पैसे की वजह से था ना, पैसे को दिखा करके इनको रिक्रूट करना, और उसके नार्को टेररिज्म, अब ड्रग्स दे करके, बेच करके। लेकिन अब थोड़ा सा जागरूकता तो आई है, इन्होंने ड्रग्स वाला तभी फिर शुरू किया है। तो वो वाले पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ जी, कि उसमें जब प्रधानमंत्री महोदय आए जी, और उनके आने का दिन तो स्मूथली हम लोगों ने कंडक्ट कर लिया जी, लेकिन वेन्यू पे पहुंचने के ही तुरंत बाद लाल चौक एरिया में एक होटल पे जैश ए मोहम्मद अटैक करता है। आर्म्ड दस्ता इनका सुसाइड, एक बड़े ही अजीब सा टारगेट इन्होंने ग्रीनवे होटल टारगेट चुना। उनको ये था कि अब देखिए क्यों चुना, प्राइम मिनिस्टर इज इन कश्मीर, एंटायर मीडिया, एंटायर वर्ल्ड, एंटायर कैमरा इज फोकस्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर इन कश्मीर। उस समय को इन्होंने सिर्फ इसलिए चुना कि दिस इज द राइट टाइम टू हैव ए लार्जर स्पेस इन द कैमरा इंटरनेशनली। यानी अभी हम जो करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। ये पब्लिसिटी, कि हमारे आतंक की पब्लिसिटी होनी चाहिए। और जब दुश्मन कमजोर होता है तो इसी टाइप की टैक्टिक्स अडॉप्ट करता है कि करे कम, पब्लिसिटी ज्यादा हो, यानी उसका प्रोपोर्शनेट फायदा हो। 28 को उस रात तो सारे टेररिस्ट BSF ने मारे। जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF का ज्वाइंट ऑपरेशन था। 28 को PM साहब को वापस जाना था। वापसी के दिन जैश ए मोहम्मद ने एक दूसरा सुसाइड स्क्वाड रेडी रखा था। वापसी के दिन मतलब ये देखिए कि जैसे आप हाईवे पे चलते हैं तो जब कोई राज्य आता है तो आता है उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता है, जब रिटर्न होते हैं तो कहता है पधारने के लिए धन्यवाद। एक जस्ट मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। तो जैश ए मोहम्मद का था कि यू विजिटेड कश्मीर, वी डिड सुसाइड अटैक, अगले दिन आप जा रहे हैं तो आज भी हम करेंगे, विल से बाय बाय। देखिए PM को हिम्मत देखिए ना। अभी पहलगांव की घटना पे भी इन्होंने बोला है कि जाके मोदी को बता दो। मतलब जो चीज 2003 में रेलेवेंट थी वो 2025 में भी रेलेवेंट है। 22 वर्ष के हिस्ट्री में मतलब रेडिकली, मेंटली, ऑब्जेक्टिवली, फिलोसफिकली कुछ बदला नहीं है। वी आर देयर ओनली, सारे सुधार के बाद भी। तो उस दिन के अटैक में बड़ी एग्रेसिव BSF की पेट्रोल थी। BSF ने श्रीनगर का कोई गली, कोई नाला, कोई बिल्डिंग, कोई कुछ भी छोड़ा नहीं था, सब कवर कर रखा था। 4-4 के ग्रुप में पेट्रोलिंग, वेपन लेके, पाउच में खाना, जेब के अंदर पराठा। कोई आएगा नहीं कैंप में जब तक पूरा कंप्लीट विड्रॉल नहीं होगा, सारे विजिट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। कोई गली कोचा डाउनटाउन का BSF ने नहीं छोड़ा, क्योंकि सिटी हमारी जिम्मेदारी थी, शहर BSF की जिम्मेदारी थी लिखित में कि सिटी के अंदर पत्ता अगर खनका तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। और उसका फायदा हमको मिला। जो 28 तारीख का एक डेडिकेटेड टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ, गाजी बाबा का डिप्टी चीफ,
मिशन के लिए रेडी था, उसको जिंदा पकड़ लिया बेसब पेट्रोल ने। उसका जिंदा पकड़ा जाना और गाजी बाबा के ताबूत की पहली कील दोनों एक साथ हुई। वो जिंदा अगर उस दिन न पकड़ा जाता तो शायद ये जो हिस्टोरिकल ऑपरेशन हो नहीं पाता। मगर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब वो पकड़ा गया था तो भी पता भी नहीं था कि ये नहीं पता था, इसलिए कि ऐसी सिचुएशन थी कि किसी के पकड़ने पर जब तक आप इंट्रोगेट नहीं करिए, उसके बारे में पता नहीं करिए वो पर्सन कौन है। हाँ, बिकॉज कोई भी बड़ा नेचुरल बात है कि इस टाइप के लिए निकलेगा जो वो पहले अपनी आइडेंटिटी हाइड करता है और कोई आइडेंटिटी जो बताता है फेक आइडेंटिटी बताता है। गाजी बाबा के पास इलेक्शन कमीशन का फेक आईडी था, टीचर होने का फेक आईडी था, 5 आईडी तो फेक हो रखा हुआ था। तो जो संतरी ड्यूटी पर गली कोचे सड़क में जवान डिप्लॉयड होते हैं वो तो नॉर्मल आईडी देखते हैं, तब वो डिजिटल का जमाना भी नहीं था। आज भी अब हार्ड कॉपी लेके जाते हैं एयरपोर्ट पर, अंदर एंटर करते हैं तो उस आईडी, अब तो सिस्टम लिंक हो गया है। उस समय कुछ भी नहीं था। तो ये इसके एडवांटेजेस लेते रहे हैं। उसको पकड़ने के बाद जब इंट्रोगेशन शुरू हुआ, वो जो कड़ी हमने शुरू करी दिन में 3:30 बजे से 28 को, तो आप सीधे समझिए कि भोर के 3 बजे 30 को, तो वो जितना टाइम बनता है यानी 24 घंटा 36 घंटा तो ये हुआ और उसके पहले 36 घंटे से हम लोग जगे हुए थे क्योंकि पीएम साहब को 27 को आना था तो 26 के रात से डिप्लॉयमेंट था। तो 72 से लेके 96 घंटे का ये सस्टेन्ड एग्रेसिव पोस्चर था बीएसएफ का। और इसका पकड़ा जाना तो श्रीनगर में खबर की आग लग गई। पुलिस अमला, आर्मी, बीएसएफ, अरे प्रधानमंत्री महोदय आज ही वापस जा रहे हैं, जिंदा जैश का डिप्टी चीफ पकड़ लिया बीएसएफ ने। और उसका इंट्रोगेशन ही मुझको ले गया इसके हाइड आउट तक, क्योंकि जो इसने एक बड़ा ही साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ था हाइड आउट, वो तैयारी देखिए 2003 में क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट विजन डिवाइस, ये तो इक्विपमेंट गाजी बाबा ने अपने हाइड में लगा रखा था। उसका उद्देश्य फाइट करके मरना नहीं था, उसका उद्देश्य था लंबे पीरियड तक श्रीनगर में जिंदा रह के किलिंग्स करना। 1 महीने में 8, 10, 12 किलिंग्स भी वो कर दे रहा है तो उसका पर्पस तो अचीव हो रहा है। इतनी किलिंग तो वार में नहीं होती, which he had already done in last 9 years. तो he was basically a guerrilla fighter, keeping his identity concealed, लंबे दिन तक जिंदा रहना, मौका देख के अटैक करना, वापस अपने हाइड में छुप जाना। तो हमारे पास उसके हाइड का, उसको हाइड बनाने वाले आदमी हमारे हाथ लग गया इसी इंट्रोगेशन के ही दौरान। अच्छा। पाकिस्तानी का एक अड्डा था जो डिप्टी चीफ को पकड़ा था। उस अड्डे को हमने उस रात 28 के रात को उसके अड्डे को रेड किया। उसके अड्डे का तहखाना जब हमने रेड किया कंप्लीट, तो उसे बड़ी काफी रिकवरी हुई हथियार, गोला बारूद की। और रिकवरी के साथ साथ मकान मालिक भी हमने उसको भी अपने कब्जे में लिया। तो वो उसकी रिकवरी भी एक ऐसे हाइड आउट से हुई कि बड़ा वो तिलिस्मी था। यानी एक किचन के नीचे पैरेलल चैम्बर था अंडरग्राउंड, जिसमें जाने के लिए जो एक कोलैप्सेबल शटर था जो कि म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर के पीछे से जाता था। यानी स्पीकर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज का फिटेड था कि उसको सरकाएंगे तो पीछे लकड़ी का फट्टा लगा था। लकड़ी के फट्टे को आप सरकाएंगे तो नीचे सीढ़ी बनी थी। अब आप किसी के कमरे में गए, स्पीकर देख रहे हैं तो आपके नजर में तो यही आएगा म्यूजिक का स्पीकर है। तो वो हाइड आउट हमने ब्रेक किया। उस हाइड आउट से हमने बहुत ज्यादा हथियार, गोला बारूद बरामद किए और 28 के रात को फर्दर इंट्रोगेशन चला। इंट्रोगेशन के बाद हम ये कंफर्म हो गए कि जो आदमी हमारे कब्जे में है ये गाजी बाबा का डिप्टी चीफ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। ये गाजी बाबा का शेडो है। यानी अगर गाजी बाबा के पैर में कोई, जूते में कोई पैर रखेगा तो ये आदमी रखेगा। तो वो गाजी बाबा की हाइट तो नहीं बता पाया पाकिस्तानी, लेकिन हमने हाइट डिजाइन करने वाले आदमी को पकड़ा उस रात और उसको पकड़ के लाए। उसको पकड़ के लाने के बाद तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। लेकिन ये सारी खुशियां हमें एक इनकाउंटर की तरफ ले जा रही थी। ये जितनी छोटी छोटी हैप्पीनेस हमको मिल रही थी, ये हैप्पीनेस फाइनली ले जा रहा था फाइनल ग्राउंड जीरो के लिए कि भाई यू आर बीइंग लेड टू अ वेरी क्रिटिकल प्लेस वेयर गाजी बाबा इज हाइडिंग। और गाजी बाबा के हाइडिंग का मतलब है कि मधुमक्खी के छत्ते में अगर आप घुसेंगे तो इनकाउंटर तो होना था। उस इनकाउंटर में किसने बाजी मारी ये तो समय की बात है। तो 29 के रात को हम लोग उस हाइड आउट में घुस गए। ये लगातार ये सिटिंग्स, ये 72-74 घंटे लगातार आप इसमें कोई ब्रेक ही नहीं होता है स्मृति जी, कोई ब्रेक नहीं होता।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको 6 घंटे के लिए पास पे कर दें फिर करेंगे, नो। इसमें तो क्या है कि आप दिस इज कॉल्ड सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूड ऑपरेशन। इसमें पास कर नहीं सकते। रीजन बीइंग अगर गाजी बाबा की इस बात की खबर लग जाती कि हमने इतना होमवर्क कर लिया है तो उस हाइड आउट में को नहीं मिलता। अब उस समय खबर होने का जरिया क्या होता था, या तो मोबाइल से कोई कम्युनिकेट करे, या फिजिकल करे, या वायरलेस सेट से करे। फिजिकल कोई कर नहीं पा रहा था क्योंकि गाजी बाबा का हाइड पब्लिक में भी किसी को नहीं पता था, मोबाइल का टाइम था नहीं, और वायरलेस सेट हमारे कब्जे में था, तो उसको कम्युनिकेट करने के सारे चैनल क्लोज थे, उस पर हमारा नियंत्रण था। और उसको ये बात पता भी नहीं थी कि उसका डेप्यूटी पकड़ लिया है बीएसएफ। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। 29 के दिन में जब इसका टेररिस्ट का हमने वायरलेस सेट ऑन किया और इसके कॉल साइन से उसी टाइम पे 2 बार सेट खोलता था, सवेरे 9:30 बजे और आफ्टरनून 3:30 पे। इनका टाइम फिक्स होता था कि भाई इस वक्त पे हम अपना वायरलेस सेट खोलेंगे, क्योंकि मोबाइल तो तब था नहीं, जब मर्जी तब आप व्हाट्सएप भेजिए, एसएमएस, और उस समय बात कर ले, प्री डिसाइडेड होता था। तो 9:30 का जो वायरलेस सेट खोला उसमें एक आवाज आई कि 39 फॉर 07 रिपोर्ट बाय सिग्नल ओवर। तो अब 07 को जवाब देना था, 07 ये कोड था। हमने इसको जवाब देने नहीं दिया क्योंकि सेट हम अपने पास रखे थे। जवाब इसलिए नहीं देने दिया कि अगर ये जवाब देता तो उसको आइडिया लग जाता। या तो डबल प्रेस कर देता, सेट में भी है ना 2 बार ऐसे कर दीजिए तो पहले से प्री डिसाइडेड है, तो अगला समझ जाएगा वो कैप्टिविटी में है। फिर उसने थर्ड पाकिस्तानी को कॉल किया कि 39 फॉर सच एंड सच ओवर। तो उसने बोला सच एंड सच फॉर 39 ओके ओवर, या कैरी ऑन ओवर। तो गाजी बाबा ने बोला उस पे कि 39 फॉर सच एंड सच, 07 ट्रेस नहीं हो रहा है कल से, बातचीत करे तो ध्यान रखना। यानी गाजी बाबा ये बोला कि ट्रेस नहीं हो रहा है, ये नहीं बोला पकड़ा गया है। तो मतलब हमारे दिमाग में बात आ गई कि ट्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो इसे खोज रहा है। तो हमारे पास टाइम अब ज्यादा नहीं है। अगर वो कहीं मौके पे जाके फिजिकल पता किया तो पता चल, तो हमने सेम नाइट ही रेड किया विदाउट लूजिंग टाइम। और गाजी बाबा अपने हाइड आउट में था। और बाद में मारने के बाद इसी पाकिस्तानी से हमने फर्दर पूछा तो इसने बोला कि जिस टाइम पे आप रेड करने गए उस टाइम पे नहीं गए होते, उसके 1 आध घंटे बाद गए होते तो नहीं मिलता, क्योंकि रात को भी हाइड आउट बदलता था वो। अच्छा, रात के 12 बजे तक एक हाइड आउट में है, फिर चल करके वहीं से 200 मीटर दूसरी हाइड में चला जाता था, भोर में तीसरी में चला जाता था। अच्छा, दिन में सो लेता था किसी हाइड आउट, एक जगह पर 3 घंटा से ज्यादा नहीं रहता था। उसके ना पकड़े जाने का ही बहुत बड़ा रीजन था कि अब वायरलेस सेट से भी, डायरेक्शन फाइंडर से भी आइडिया लगाएंगे तो जगह चेंज कर रहा है, और उस बीच में आपको रिएक्शन टाइम है नहीं। और उसके बाद तो हम लोग 3 मंजिला मकान था। मगर सर आई एम श्योर, क्योंकि आपने बोला 3 दिन लगभग बिना सोए, और आपने बोला कंटिन्यूड ये ऑपरेशन चल रहा था विदाउट एनी पॉज, क्योंकि आप लोग ये उस वक्त ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि हम यहाँ पे चूकें और अगले दुश्मन को मौका मिल जाए भागने का। आपके घर पे पता था कि ऑपरेशन होने वाला है? घर पे पता था कि आइडिया लग गया था, इसलिए कि वाइफ सेम कैंपस में रह रही थी, बच्चे मेरे साथ ही थे, वहीं से जाके पढ़ते थे। शहीदगंज थाना और बटमालू से होके हमारी बस जाती थी। बच्चे ने बोर्ड वहीं से किया, कश्मीर से ही, श्रीनगर सिटी से। और कोई भी एक्टिविटी इसलिए नहीं छुपती थी कि जब कैंपस के अंदर ही हमको रहने की एक जगह मिली है तो मैं आता जाता बात करता दिख रहा हूँ। तो वाइफ को मैंने बोला कि आज रात को ऑपरेशन थोड़ा टेढ़ा ऑपरेशन है, तो बोली कि कल 30 का व्रत है, तो आप आ जाना, तो फिर चलेंगे मंदिर, शंकराचार्य मंदिर चलेंगे, श्रीनगर सिटी में बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो मैंने कहा देखो लौटेंगे तो फिर चलेंगे, ये कह के मैं निकल लिया था। तो उनको भी नींद वीद आ नहीं रही थी, उनको पता था क्योंकि फायर होता था, इनकाउंटर, तो गोली की आवाज भी घर के अंदर आती थी। 27 तारीख का पूरा इनकाउंटर की आवाज घर में आती रही। बच्चे नहीं सो सकते, रीजन भी कि क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस हार्डली 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो रात के साए में तो गोली की आवाज 7-7, 6-6 किलोमीटर जाती है। वो भी इतना, कोई एक राउंड तो फायर हो नहीं रहा, हजारों राउंड फायर हो रहा है। तो वी आर यूज्ड टू, बच्चे भी यूज्ड टू थे। कभी ऐसा ट्रॉमा या फैमिली को या आपके बच्चों को कि? एक ट्रॉमा एक आया था कि जब गए थे 2001 में, तो जनवरी 2001 में नहीं, जनवरी 2002 हमारे कैंपस पर एक सुसाइड अटैक हो गया था। हमारे कैंपस पर 2 अटैक हुआ था,
पहला तो 2000 में ही हो गया था, जी। ईद के समय। जी, जब आप वापस आकर के आपने ज्वाइन किया था। नहीं, फर्स्ट जब मैं इंदौर से गया जी जी तो 63 बटालियन थी डलगेट पे, जिसमें मेरी पोस्टिंग हुई। जी। तो उसमें बड़े टफ एरिया में मैं रखा गया था, लेकिन कुछ दिन बाद मैं हेडक्वार्टर आया तो विंटर्स का जो ईद का फेज है 2000 का, दिन में 4:40 पे हमारे केस पे अटैक हो गया। एक सुडानी और एक पाकिस्तानी, 2 टेररिस्ट सुसाइड मिशन हमारे कैंपस में घुसने की कोशिश की सुडानी है। भी। हाँ, 200, एक सुडानी था, लेकिन हम लोगों ने घुसने से पहले मार दिया। लेकिन एक संतरी मेरा शहीद हो गया उसमें, क्योंकि मोर्चे के अंदर था, उसके सिर में गोली लग गई। हमने घुसने नहीं दिया। घुस जाता कैंपस में तो हमारी बहुत कैजुअलिटी होती, क्योंकि रोड पे मारना आसान था, अंदर आ गया, कमरे में घुस गया तो कैसे मारेंगे, बहुत दिक्कत होती। जी। तो एक तो वो अटैक हुआ, उसके बाद वो बटालियन 2001 में चली गई। तो जो इनकमिंग, यानी उस बटालियन को जिसने रिप्लेस किया, उसमें फिर मेरी पोस्टिंग हो गई। यानी बटालियन तो गई माइनस में। अब आप पिछली बटालियन के होके इसमें पोस्टेड हो गए, तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है कि भाई आप तो यहाँ रह चुके हो 1 साल, आपको पता आप ही गाइड हो। ठीक है, मेरे लिए भी अच्छा था। उसमें जाके जनवरी 2002 में हिस्ट्री में एम्स्टर्डम हालैंड के 2 टेररिस्ट हमारे ऊपर सुसाइड अटैक करते हैं, जो हिस्ट्री में एकमात्र घटना है। आप सर्च करिएगा, 2 फॉरेन टेररिस्ट came as a tourist in Kashmir, were killed by the BSF troopers on Dalgate. किचन नाइफ से हमारे आर्म पेट्रोलिंग पे हमला करते हैं, चाकू से उंगलियां कट जाती हैं जवानों की, आईब्रो पे स्टैबिंग करते हैं, लेकिन राइफल छीन नहीं पाते हैं। मोर्चे में तैनात बीएसएफ के सतर्क संतरी ने मोर्चे से कार्बाइन से मारा गोली और दोनों को मार दिया, और इतना संभाल के मारा कि जवान से गुत्थम गुत्था हो रहा है, अपने जवान को गोली नहीं लगने दिया। मतलब उसको मारने में भी बड़ा एक ही लग था कि ठीक मोर्चे के लूफोल के बाहर ही लड़ाई हो रही थी। पेट्रोलिंग को उम्मीद ही नहीं थी कि 2 खाली आदमी आ रहे हैं और हमारे पर अटैक करेंगे, वो भी फॉरेन नेशनल, और उनके हाथ में कुछ दिख भी नहीं रहा था, वेपन नहीं था, खाली आ रहे हैं। वेपन उन्होंने पीछे, जैकेट के पीछे किचन साइज के नाइफ छुपा रखे थे। पेट्रोल को जैसे क्रॉस किया, मुड़े और उन्होंने 16 चाकू मार के इनकी राइफल छीन लें, और राइफल छीन के कैंपस में घुस जाए। उस समय बच्चे मेरे साथ थे। जो सुबह मॉर्निंग में फायरिंग की आवाज आई तो मैं ऊपर से भागा नीचे राइफल लेके, तो बच्चे मेरे साथ ही सो रहे थे। तो इन्होंने मोर्चों से टेररिस्ट को मरते हुए देखा है, डेड बॉडीज देखी है, उसी कैंपस में है। अगर घुस जाते हो तो ये भी अंदर ही होते। सही बात है। नहीं हो पाया। फिर ये बटालियन जो दूसरी थी, इसमें फिर मेरा प्रमोशन हो गया। तो 2002 में मैं वापस अप्रैल में फिर तीसरी बटालियन में पोस्ट हो गया। अच्छा। और वो भी उसी डाउनटाउन में थी। जैसे आप सेक्टर 16 में, सेक्टर 18 में कोई बटालियन है, उसमें चले गए। तो मेरी 3 बटालियन चेंज हुई 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर उसमें मैं चला गया। उसमें जाने के बाद मेरे लिए एडवांटेज ये था कि टर्फ सेम था, मतलब नॉन टर्फ पे ही मैं काम कर रहा था। जुरिडिक्शन एंड सुपरविजन वाइज में दूसरी बटालियन में चला गया। तो बच्चे इस पूरे पीरियड में साथ थे। और एक दिन तो दिन में धूप में बैठे थे, और वाइफ कुछ उलन क्लॉथ रिपेयर कर रही थी। कमांडेंट की वाइफ भी बैठी थी, मिसेज जोशी। मैं फाइल कुछ क्लियर कर रहा था। तब तक दिन में राइफल ग्रेनेड से हमारे कैंपस पे अटैक हो रहा है। एक अतुल व्यास करके ऑफिसर थे 72 बटालियन, उनकी वाइफ बैठी थी। राइफल ग्रेनेड पड़ रहा है तो उससे जो ब्लास्ट का धूल उड़ रहा है, धुआं, वो दिखाई दे रहा है। तो अचानक वाइफ बोली, अरे वो तो कुछ फट रहा है, ग्रेनेड फट रहा है। कोई मेस के कमरे में भाग रहा है, मैं फाइल लेके अंदर भाग रहा हूँ। किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। 6 या 7 ग्रेनेड का अटैक हुआ। इंजरी हमारी कुछ नहीं हुई। तो ये वो चीज है जो, और लास्ट में गाजी बाबा के इनकाउंटर, मैं तो हॉस्पिटलाइज हो गया, लेकिन उसके बाद का सारा ट्रॉमा वाइफ और बच्चों ने देखा। मैं उस पे आती हूँ सर। सबसे पहले सर, वो रात में 3:30 बजे ये इनकाउंटर होता है, आप गाजी बाबा के हाइड आउट में पहुंचते हैं। कितने लोग थे उस वक्त आपके साथ? देखिए, हमारे 80 से लेके 100 लोग थे टोटल घेराबंदी के। क्योंकि हमको घर के अंदर कितने घुसे, ये मतलब जो एक कह लीजिए कि जो फोर्सेस की सिखलाई के हिसाब से ये लगता है कि 5 गए, 7 गए, 4 गए, 10 गए घुसे। लेकिन उस मोहल्ले और वो घर की घेराबंदी में बहुत ज्यादा फोर्स लगती है। क्योंकि इनकाउंटर के समय अगर कोई भागने की कोशिश किया तो हमारे पास मजबूत घेराबंदी होनी चाहिए। उस घेराबंदी में करीब 70 से 75 लोग लगे थे। और घेराबंदी में हमने 2 लेयर किया था। कई बार ये होता है कि 2 लेयर इसलिए करते हैं कि एक लेयर से अगर तोड़ के भागा वो, तो सेकंड लेयर उसको मारे,
ये रहता है हमारा प्रयास। तो 2 टियर कार्डन था और सर्च पार्टी में हम लोग 9 लोग अंदर घुसे। 9 लोग थे आप लोग। और रात में जब आप लोगों ने प्लान बनाया कि अब ये राइट मोमेंट है, अभी ही जा करके हमें एनकाउंटर करना पड़ेगा, नहीं तो ये मोमेंट हम लूज कर देंगे, बिल्कुल। तो उस वक्त क्या तैयारी करके गए थे? तैयारी 2-3 चीज खास थी। एक तो 100% मैंने बोला कि आर्म्ड इनकाउंटर हो गया, फायर होगा, गोली चलेगी, ये तो पहली बात मान के चलना। साधारण कार्डन एंड सर्च नहीं है, गए जामा तलाशी लिए आ गए, मतलब आज गोली लगनी है, वो मारा जाएगा, हमको लगे ना लगे, बच जाए, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट द। मेंटली आप सब मेंटली प्रिपेयर्ड थे हम कि आज मतलब हो सकता है कि कोई शहीद हो जाए हम में से, हम पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है वो तो हम, हमारी प्रिपरेशन ऐसी रही कि हमारा एक शहीद हुआ, जिसके लिए तो बहुत ही दुख है, लेकिन गाजी बाबा का जिस मैग्नीट्यूड पे इनकाउंटर हुआ था, एक शहादत हमारे बड़ी विन सिचुएशन मानी गई थी कि आप यू स्टिल पेड वेरी लेस प्राइस, हालांकि हमारे लिए एक जिंदगी भी बेशकीमती जिंदगी है। रीजन बीइंग कि वो तो फुली प्रिपेयर्ड था और उसकी आर्म अम्युनिशन के मामले में कोई कम प्रिपरेशन नहीं थी। गाजी बाबा 48 से लेकर 72 घंटे तक फाइट कर सकता था अंदर से, इतना उसके पास सामान था। अनटिल अनलेस कि आप घर ही गिरा देते, मलबे के अंदर वो दब जाता, मलबे में भी अगर लूजली दबा हुआ है तो मलबा हटाते समय भी फायर होता है। बहुत घटनाएं हुई हैं कि आप मलबा हटा रहे हैं, आप साल्वेज ऑपरेशन कर रहे हैं, टेररिस्ट आधा जिंदा है, कम जिंदा है, उसने लास्ट मोमेंट में भी कैजुअलिटी की है, ऐसे बहुत सारे इनकाउंटर में उदाहरण है। तो एक तो ये बात चल रही थी कि देयर विल बी ए इनकाउंटर श्योर। दूसरा मन में बात ये चल रही थी कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये मतलब ये विन सिचुएशन भी है और लास्ट सिचुएशन भी है। अगर इसमें कार्डन तोड़ के वो भाग गया तो दोबारा हाथ आने वाला है नहीं। और थर्ड इशू ये था कि कोई नॉइज नहीं करनी है, ऑपरेशन बहुत स्टिल्थली करना है, देयर शुड नॉट बी स्लाइटेस्ट नॉइज व्हाइल अप्रोचिंग टू द हाउस, क्योंकि उसको खबर नहीं लगनी चाहिए। उसका हमने पालन किया, गाड़ी में हम नहीं गए, पैदल गए, पैदल में भी बिल्कुल लाइट, कोई टार्च वार्च जलाने की। कितना डिस्टेंस था? जो मेरे लॉन्चिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस करीब 1.25 किलोमीटर ही था। अच्छा। इतना ही था, वेरी क्लोज टू। इसका मतलब वो बहुत क्लोजली ऑपरेट कर रहा था, उसका हाइड आउट प्रॉपर डाउनटाउन के अंदर था वो सिटी में, जहां से उसको लाल चौक जाने में 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, सही उसको नालामार रोड जाने में 8-10 मिनट लगेंगे, एयरपोर्ट रोड पे जाने में 15 मिनट लगेंगे। हार्ट ऑफ द सिटी में बैठ करके वो जो भी हो रहा था हर चीज का वो लुत्फ उठा। एक्चुअली 2003-2002 की जितनी किलिंग्स हैं उसने हार्ट ऑफ सिटी से ही किया, तभी इतना क्लोज सुपरविजन वो कर सकता था। उससे पहले तो पार्लियामेंट अटैक के बाद तो 1-1.5 साल उस जकूरा के जंगलों और पहाड़ों में रहा, त्राल, सफापुरा, जकूरा, गंदरबल एरिया में था वो। लास्ट मोमेंट में सिटी में अपने बेस को शिफ्ट किया और पीएम के विजिट में तो वो बिल्कुल ही सिटी में आ गया था, क्योंकि ही वांटेड टू डू समथिंग वेरी हिस्टोरिकल। तो फिर उसके बाद जब आप जाते हैं, वहां पहुंचते हैं जी हाइड आउट पे, जब आप वहां पे पहुंचते हैं फिर क्या था, उस ऑपरेशन को कैसे एग्जीक्यूट किया, वो मोमेंट कैसा था? उस मोमेंट ये था कि हम लोग जब वो, उससे पहले सर एक बात बताइए, कभी आई एम श्योर आप लोगों की ट्रेनिंग ही ऐसे होती है सिक्योरिटी की, आर्म्ड फोर्सेस की, कि डर तो नहीं लगता है, लेकिन फैमिली का एक बार को कि मतलब ये इतना क्रिटिकल इनकाउंटर होने वाला है और आप लोगों में आपस के इनकाउंटर तो होगा, गोली भी लगेगी, शायद हम में से कोई भी बच के ना जा पाए, शायद हम सब बच गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था, बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन। क्या कब वो फैमिली के पार्ट पे आपको डर नहीं लगा था? डर इसलिए नहीं लगा कि ये रोजमर्रा देखते थे हमारे रहते रहते। हमारे से ठीक 1 साल पहले मिस्टर वीपी पुरोहित कमांडेंट, जो हमारे पड़ोसी थे, हमसे सीनियर थे, अमरनाथ यात्रा में हम साथ बैठे हैं, हम आते थे कैंपस में, आता था साथ में मॉर्निंग में दौड़ते थे। उनको मैंने इसी अगस्त महीने में 1 साल पहले यानी 2002 में चेस्ट में गोली लगते देखा। उनकी डेड बॉडी मैंने हैंडल की, मिसेस पुरोहित वहीं थी। ही वाज द सेकंड कीर्ति चक्र बीएसएफ पोस्थमस, पिथौरागढ़ के थे वो। तो एक आदमी से मैं बात कर रहा हूँ, आईपीएस प्रोबेशनर बैच ट्रेनिंग में गया है, खुद वो बेचारे उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन देते देते अचानक खबर आती है टेररिस्ट हैं। वहाँ तक उनकी फोटो है, वीडियो है कि पर्सन ब्लैक बोर्ड पे ईजल लेकर के चाक से उनको पूरी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी समझा रहे हैं। नए ऑफिसर्स को ट्रेनिंग का हिस्सा बनके अचानक इनकाउंटर लगता है और गोली लगती, डेड बॉडी शाम तक घर आती है। और संतरी ड्यूटी है, उसकी खोपड़ी फटी हुई है। जेएनके असेंबली अटैक हो रहा है, 3 कैजुअलिटी उठा के ले जा रहे हैं।
एक चौधरी साहब थे, वाइफ गई थी, मिल के लौट रही थी, लुधियाना ट्रेन में थी, वो छोड़ने आए बेचारे रेलवे स्टेशन पंथा चौक कनवाई में, और छोड़ के बोले कि तुम चलो, हमारा एक इनकाउंटर है। इनकाउंटर में जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनकी वाइफ को कम्युनिकेट कैसे करें, वो तो मूविंग ट्रेन में है। लुधियाना में ट्रेन रुकवा करके उनकी वाइफ को कन्वे किया जाता है, ये घटना हो गई, आप वहीं उतर जाओ। तो ये चीज हम रोजमर्रा, हम लोग ये ट्रेजेडी, ये सेटबैक, ये शॉक के आदी हो गए थे। और मतलब कहने में आपको फैमिली बड़ा सा फील होगा। जब कश्मीर में घुसे तो पूरे 1037 जवानों का एनओके का नाम, उनके आसपास कोई लैंडलाइन नंबर है, वो पूरी डिटेल हमारे टेबल पे होती थी कि कोई खुदा न खास्ता किसी की शहादत हो गई तो ये डेटा मेरे टेबल पे होगा, मैं उसको तुरंत कन्वे करूंगा। देखिए कितना रिवर्स सोचते थे हम लोग। और एक परिस्थिति तो ऐसी आ गई कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के फॉर्म स्टेंसिल से सेट काट के रखते थे हम लोग। अच्छा। कि डेड बॉडी जब जाएगी उसी समय विडो से साइन करा लेना है, जिससे कि इनका पेंशन मिलने में डिले ना हो। सोचिए, क्रिमेशन हो रहा है हस्बैंड का, उससे वो इंस्पेक्टर एसी किनारे ले जाकर के चुपचाप, मतलब कोई बहुत ज्यादा कि मैम ये साइन कर दीजिए। अब वो रोती बिलखती महिला, उसको समझ में नहीं है। साइन हम इसलिए लेते थे कि पेंशन पेपर पर जितना जल्दी उनका सिग्नेचर होगा, केस हम दिल्ली प्रोसेस करेंगे, 1 महीने में उस लेडी को पेंशन आना तो शुरू हो जाएगा। मतलब डेथ और ट्रेजेडी को हम लोगों ने अपने एग्जीक्यूटिव ड्यूटी का पार्ट बना रखा था।